हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। हम क्लास 12th की केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक पढ़ लिया है। और आज हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पे ए, जो कि बना रहा है प्रोडक्ट पी। ठीक है, तो इसके लिए जब हम रेट लॉ लगाते हैं तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन यानी कि जिसे हम आर बोलते हैं रेट, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 के। 1 क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये रेट कांस्टेंट यहाँ लगा देंगे, ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के, और ये ए की पावर 1 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 अगर ले लें, ये रेट लॉ हमें बता रहा है कि अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, है ना, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं किस किस के बीच में, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के वर्सेस एक ग्राफ प्लॉट करूं, तो वो क्या कर रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, क्योंकि क्या हो रहा है, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के, इसलिए ये ऐसा कुछ ग्राफ आ जाता है। ठीक है, जबकि अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा था, ऐसी ही किसी रिएक्शन के लिए ए से जो पी बना रहा था, रेट लॉ जब हम अप्लाई करते थे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0 आता था, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। तो ये सिर्फ क्या हो जाता था, रेट वो सिर्फ कांस्टेंट के इक्वल होता था। कहने का मतलब ये होता था कि रेट, जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही ग्राफ प्लॉट करते थे किसके बीच में, रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, तो वो एक स्ट्रेट इस तरीके से आता था, पैरेलल आ जाता था। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है, मतलब रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ए की पावर तो 0 है तो उस पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए यानी कि रिएक्टेंट की पावर पे डिपेंड करता है, इसलिए ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आ जाता है। तो ये दोनों ग्राफ पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कुछ रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के वर्सेस ऐसा ग्राफ आता है जो बता रहा है कि डिपेंड करता है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिपेंड नहीं करता था। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, के की वैल्यू निकालेंगे। तो के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अब हम निकालेंगे, के फॉर यानी कि रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी बोलते हैं, रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, ए जो क्या बना रहा है, कोई प्रोडक्ट पी बना रहा है, तो इसमें हमने क्या किया, रेट लॉ अप्लाई किया। इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 क्यों लिखा, क्योंकि इस केस में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 लिया हुआ है। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये रेट कांस्टेंट लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमने प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, और इस इक्वेशन को हम क्या ले लेते हैं, इस इक्वेशन को 1, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। देखिए दूसरा, हम रेट इंस्टेंटेनियस रेट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं कि रेट क्या है, माइनस क्यों, क्योंकि इस ए का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होने वाला है, कम होने वाला है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा डी ए, इस ए का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो डी ए बाई डी टी, ये रेट हो गया आपका माइनस डी ए बाई डी टी। इसे ले लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, यानी कि फ्रॉम कि देखिए ये भी रेट के इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी रेट के इक्वल है, दोनों को इक्वेट किया तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए, है ना, के ए। तो हम क्या कर रहे हैं, अब जो कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म है यानी कि ए वाले जो टर्म है इनको साथ में ले आते हैं, इसको यहाँ ले जाती हूँ और नेगेटिव वाले चार्ज को इस तरफ ले आऊंगी। तो देखिए क्या बन रहा है, डी ए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं डी ए बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मैंने क्या किया, ये जो ए वाला टर्म है इसको इस तरफ ले आई और इज इक्वल टू माइनस इस साइड ले आई के और डी टी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी किया था, इसको इंटीग्रेट किया था, और इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ता है। तो लेट एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
रिएक्टेंट पूरा लिखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसे हम ले लेते हैं कि ये ए नॉट है, ठीक है। जब T इज इक्वल टू 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट है, और एट T इज इक्वल टू टी टाइम, यानी कि कुछ टाइम बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जो है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट जो है वो हो गया है ए। ये हमने एज्यूम किया, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है जिसे मैंने अभी इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया, इसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, क्या हो जाएगा डी ए बाई ए, डी ए बाई ए, कुछ भी मैंने किया, बस इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, माइनस माइनस इसको भी इंटीग्रेट कर दिया के डी टी। तो हमने यहाँ पे लिमिट्स रखी हैं। कॉन्सेंट्रेशन के लिए इनिशियल लिमिट है ए नॉट और फाइनल लिमिट है ए, है ना, मतलब कि ए नॉट स्टार्टिंग में था और ए आफ्टर टी टाइम हो रहा है। तो ए नॉट कब था, जब टाइम क्या था, टाइम था 0, और आफ्टर टी टाइम ये कितना हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। तो मैंने यहाँ 0 टू टी भी रख दिया। तो इंटीग्रेशन जब हम इसका करते हैं तो ये आ जाता है आपका लॉग बेस ई, ठीक है, लॉग बेस, इसका जब इंटीग्रेशन किया जाता है लॉग बेस ई ए, दो लिमिट्स हमने जो रखी है ए नॉट और ए, ये ऊपर पे रख दीजिए, माइनस, देखिए के का इंटीग्रेशन नहीं होता, के कांस्टेंट है, और टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 टू टी, ये हो गया। अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ये लॉग बेस ई ए है, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लॉग, इसको सॉल्व कर रहे हैं, लॉग बेस अपर लिमिट क्या है, लॉग बेस ई अपर लिमिट है हमारी ए, है ना, माइनस लॉग बेस ई लोअर लिमिट हमारी ए नॉट, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर दिया, इज इक्वल टू माइनस के का इंटीग्रेशन नहीं होता था के, और ये हमारा हो जाएगा अपर लिमिट टी माइनस 0, ठीक। इससे सॉल्व करके इतना आ गया। तो इसे सॉल्व करके और लिख देते हैं, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और इसके अलावा भी हम कुछ चीजें सॉल्व करेंगे, वो भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब हमारा जो ये लॉग बेस ई है, इस लॉग बेस ई को हमें लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों हम इस लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि लॉग बेस ई की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए अगर हमारे पास लॉग बेस ई एक्स है तो हमें क्या करना पड़ता है ना, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये लॉग बेस ई जो है वो लॉग बेस 10x में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लॉग बेस ई से 10 में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन को लॉग बेस ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली इक्वेशन को जहां जहां पे भी लॉग बेस ई लगा हुआ है, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कि मुझे क्या करना है, इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो मैंने इक्वेशन 4 को लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने क्या किया, 2.303 से मल्टीप्लाई किया, तो ये लॉग बेस ई से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो गया है ए माइनस, ठीक है। और इस वाले को भी मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने इसको भी 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2.303। अब ये लॉग बेस ई से किस में कन्वर्ट हो गया, 10 में हो गया, ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सही से लिख लेना है। अब ये बहुत बड़ी सी वैल्यू आ रही है, 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर जो भी है, इस इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 5 को डिवाइड कर देते हैं 2.303 से। तो अब देखिए इस इक्वेशन को जब मैं 2.303 से डिवाइड करूं तो मैं यहीं पे कर दूं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, तो यहीं पे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को भी क्या किया, 2.303 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2.303 से डिवाइड हो जाएगा, और इस साइड भी क्या हो जाएगा, 2.303 से डिवाइड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2.303 से 2.303 कैंसिल हो गया, और यहाँ भी, और हमारी इक्वेशन क्या बच गई, देखिए। तो देखिए हमारी इक्वेशन हो गई, तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या हो गई, देखिए 2.303 से तो कैंसिल हो गया, तो लॉग बेस 10 ए माइनस ये कैंसिल हो चुका है, देखिए ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है, तो ये बचा है और ये बचा है ना, लॉग बेस 10 ए माइनस लॉग बेस 10 ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303। ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ये वाली भी है, ठीक
ठीक है, ये भी हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए कैसे, log a इज इक्वल टू ना, इज इक्वल टू log 10 ना, log 10a इज इक्वल टू log 10a नॉट माइनस kt अपॉन 2.303। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये और ये तीनों ही इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, और हमें निकालना है k की वैल्यू, जो हम थोड़ी देर में निकालने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारी क्या आई थी, ये वाली इक्वेशन आई थी, है ना, जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, log बेस 10a इज इक्वल टू log बेस 10a नॉट माइनस kt। इस इक्वेशन को क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे मैं अब लिखने वाली हूँ, देखिए log बेस 10a इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, माइनस kt अपॉन 2.303 को आगे ले आए, और ये हो गया आपका प्लस log बेस 10a नॉट। बिल्कुल, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी इस इक्वेशन को मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि जब ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा रही है तो ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रही है, जो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे y हमारा यानी कि y एक्सिस हमारी क्या होगी, log बेस 10a होगा कि नहीं होगा, y ये होगा, ठीक। m क्या होगा, देखिए m हमारा देखिए m क्या होगा, देखिए m हमारा हो जाएगा k बाई 2.303, है ना, m क्या हो जाएगा, माइनस k बाई 2.303। x क्या हो जाएगा हमारा, देखिए x हमारा हो जाएगा, ये x हमारा हो जाएगा t, ठीक, x हो जाएगा t, यानी कि x एक्सिस होगी हमारी t, और हमारा c क्या हो जाएगा, c वैल्यू हो जाएगा हमारा, c जो है वो हो जाएगा log बेस 10a। तो इस इक्वेशन को जब हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो हो रही है इस इक्वेशन को करने में। तो हम यहाँ पे, तो जब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्सिस। अगर हमारी ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है और ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो वाई क्या आ रहा है, वाई है हमारा log बेस 10a, है ना, और x क्या है हमारा, x है हमारा t। तो जब हम log बेस 10a और टाइम के वर्सेस ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो देखिए आपको माइनस साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये माइनस साइन है, और m की वैल्यू में आ रहा है k बाई 2.303, और देखिए साथ में हमारा यहाँ पे माइनस साइन है। तो ये क्या करेगा, ये ग्राफ धीरे धीरे टाइम के साथ नीचे डिक्रीज होता जाएगा। और डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, जो बता रहा है कि ये ग्राफ कुछ ऐसे जाने वाला है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये ग्राफ जो है वो ऐसे नहीं जा रहा है, बल्कि ये ग्राफ जो है वो ऐसे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है। और ये जो हमारी स्लोप बनेगी, ये स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, माइनस k बाई 2.303, और ये पॉइंट जो होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा log बेस 10a नॉट, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, और log बेस 10a और टाइम के वर्सेस जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो क्या आता है, वो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपकी इस ग्राफ से पता चल रही है। इस पूरी इक्वेशन में a क्या है, a है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, a क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। a नॉट क्या है, a नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब टाइम क्या था, टाइम 0 था। a नॉट क्या था, जब टाइम क्या था आपका t था, ठीक है। और आपका k क्या है इसमें, रेट कांस्टेंट, और आपका इसमें और तो कुछ नहीं बचा। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज है क्या, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कांस्टेंट क्या है, तो देखिए रेट कांस्टेंट, जिससे हम अपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें यही फॉर्मूला याद रखना है जो अब बनने जा रहा है। हमारी फर्स्ट देखिए हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या आई थी, log बेस 10 2.303 से ये लर्न करके रखना है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये जो आपकी log बेस 10a नॉट था, इसको आगे लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, log बेस 10a नॉट माइनस log बेस 10a, ये किया मैंने। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ना, kt के आगे जो माइनस साइन लगा है वो हट जाएगा, क्योंकि मैं उसको आगे ले आई हूँ। तो ये kt अपॉन 2.303 हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी शायद से। इस वाले ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए ही
फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। ठीक है, इसे देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ये इस इक्वेशन को हम log बेस 10 ए नॉट अपॉन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये माइनस में होता है लॉग की वैल्यू तो ये ए नॉट बाई ए हो जाता है, इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से देखिए हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। इस इक्वेशन से आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जहां पे इस इक्वेशन को हम बहुत सारे केसेस में ऐसे भी लिखते हैं, देखिए कि इफ फॉर अ रिएक्शन, इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रही थी ए, वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट पी बना रहा है। ठीक है, टी टाइम पे, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे इस ए का कॉन्सेंट्रेशन था ए, तो पी का कॉन्सेंट्रेशन 0 ही होगा, है ना, पी बना नहीं होगा, प्रोडक्ट बना नहीं होगा। और अगर t इज इक्वल टू आफ्टर टी टाइम a में से a माइनस एक्स निकल गया, मतलब x बन गया, तो a माइनस एक्स निकल गया, मतलब कि जो a था उसमें से x प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, बनने लग गया है, तो a का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा a माइनस एक्स। क्या है, देखिए a जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट, और a माइनस एक्स क्या है, a में से x निकल गया, तो a माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, है ना, लॉग, हमने ए नॉट को क्या लिया था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अब हमने ए कर दिया है अपॉन ए माइनस एक्स। बहुत सारी बुक्स में ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी होती है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ए माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ हमने ए नॉट लिया था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ए को लिया था रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। और इस इक्वेशन की हेल्प से कभी आपसे टी निकालने को बोला जाए तो आप टी भी निकाल सकते हैं। टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के, इस टाइम पे आपको के पता होगा, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल नहीं, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका के की वैल्यू को निकालने की मेथड है। और ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये वाला फॉर्मूला चाहे तो ये वाला फॉर्मूला सब सेम ही है, ये आपको लर्न करके रखने हैं फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालना सीखेंगे। थैंक यू सो मच। उससे पहले जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालना सीखते हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए।